ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है। ये रजिस्टर जरा खोलने, एक फ्लो चार्ट बन रहा है, बल्कि आपने तो शायद बनाया भी नहीं साहब। इस फ्लो चार्ट के ऊपर तो कुछ लिख रहे थे आप, लिखा हुआ वो पढ़ने जरा बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, में जरा शुरू कर। एक स्पेयर कैपेसिटी का डिसीजन हो रहा था, पढ़ने कहाँ तक पहुंचे थे? हम अज्यूम कर रहे थे कि हमारी फैक्ट्री में 1 लाख यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है। फिर हमने ये अज्यूम किया कि हमारे पास 80,000 यूनिट्स के तो ऑलरेडी अवेलेबल ऑर्डर्स हैं, जिसकी बेस पर अलहमदुलिल्लाह हमारे पास बिजनेस है, प्रॉफिट में है। एक्स्ट्रा कैपेसिटी अभी 20,000 यूनिट्स की अवेलेबल है, और उस 20,000 में से 8,000 यूनिट्स बनाने का हमें एक ऑर्डर मिला है, और हमारे कस्टमर ने कहा है कि हम उसे एक सेल प्राइस बताएं, मीन्स हम उसे कितने पे चीजें बेचेंगे। उसके लिए फिर हमने करना ये शुरू किया था कि अपनी कॉस्ट इकट्ठी करनी शुरू की थी। हमारी कॉस्ट क्या क्या इनकर होनी है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स इनकर होने। तो उन खर्चों की हमने एक लिस्ट बनाने की कोशिश की थी, और हमारी अभी बहस सिर्फ हो रही थी कि मटेरियल कॉस्ट के बारे में कैसे सोचना है। ये ठीक है जी? यहाँ तक चलो बेटा, जहां तक कुछ बातें होंगी तो उनको जरा दोबारा जहन में सेट करके शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन ये उठा था कि क्या इन 8,000 यूनिट्स को बनाने का मटेरियल हमारे पास है? आंसर इसका क्या क्या हो सकता है सर? अगर ये आंसर हो जाए नो, तो इन 8,000 यूनिट्स का मटेरियल हमें फिर स्टॉक, मटेरियल जो हमें है, इन 8,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स का मटेरियल हमें मार्केट से खरीदना पड़ेगा एट करंट परचेज प्राइस, विच इज आल्सो कॉल्ड एज करंट रिप्लेसमेंट। देन फिर अगर यस हो गया था आंसर, तो उसमें मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन पहले अपने आप से और पूछना चाहिए, वो ये है कि क्या जो मटेरियल है जो स्टॉक में पड़ा है, क्या ये रेगुलर यूज में है? रेगुलर यूज जरा दोबारा बता दें क्या मतलब होता है? ये ना सिर्फ डिसीजन हो रहा है फ्यूचर का। हम कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं या अभी लेना है? प्राइस कोड कर चुके हैं या करनी है? इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हुए हमारे कौन कौन से एक्स्ट्रा खर्चे आएंगे, जिनको हमें ऑब्वियसली कंसिडर करके फिर अपनी प्राइस कोट करनी चाहिए अपने कस्टमर को। बात इस वक्त ये हो रही है। तो अगर मटेरियल रेगुलर यूज में है, इन 8,000 यूनिट्स पे भी लग जाता है और अदरवाइज भी इस्तेमाल हो जाता है, ऐसे। और इस रॉ मटेरियल को उठा के अगर हम अपने इन 8,000 यूनिट्स पे लगा लेंगे, तो हमारे इस 8,000 यूनिट्स के रॉ मटेरियल को उठाने के कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे कि हमें उन यूनिट्स के लिए जो यूनिट्स अदरवाइज से बन सकते थे, मार्केट जाके ये रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। किस प्राइस पे? अगर हम ये रॉ मटेरियल ना उठाएं तो फिर हमें ये 8,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल मार्केट जाके ना खरीदना पड़ता,
और ये उन यूनिट्स पे इस्तेमाल हो जाता जिन पे अदरवाइज इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन अगर हम इसे उठा लेंगे, किसे उठा लेंगे सर? इस रॉ मटेरियल को जो इस 8000 यूनिट्स पे लगना है, तो फिर हमें उन यूनिट्स के लिए जो अदरवाइज बन सकते हैं इस रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके हमें करंट मार्केट प्राइस पे रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। मतलब इसका ये हुआ कि हमारे इस डिसीजन से कि हमने ये रॉ मटेरियल अपने 8000 यूनिट्स पे लगाना, हमारी रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल करंट परचेज प्राइस होगी। हम वैसे लगा कौन सा वाला लेंगे? जो पड़ा होगा, जो हमने कभी पुराना खरीदा होगा, तो वो कॉस्ट हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, या वो कॉस्ट जो हमें इंकर करनी पड़ेगी नया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वो रेलिवेंट होगी। ये बातें थोड़ी सी आपको अजीब सी जरूर लगेंगी, लेकिन आपने बिल्कुल ठंडे दिल से लॉजिकली बात समझनी है। उठा हम कौन सा रहे हैं, तो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट ही क्यों? अगर हम उसे ना उठाते, इसने अदरवाइज इस्तेमाल हो जाना था। तो उसको उठाने से और इधर लगाने से हमें कहाँ जाना पड़ता है? तो देयरफॉर इन 8000 यूनिट्स को बनाने की वजह से हमें मार्केट जाके नया खरीदना पड़ना। तो हमारी इसमें रेलिवेंट कॉस्ट है दैट मार्केट प्राइस इस वक्त मार्केट में प्रिवेल कर रही है। ये यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है सर। देन अरेंद्र नो, नो की तरफ बात चल रही थी। एक यस हो गया था और एक नो हो गया था। यस का मीनिंग बता दें, नो का मीनिंग बता दें। मटेरियल स्टॉक में तो पड़ा है लेकिन रेगुलर यूज में नहीं है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा साथ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज होगा साथ है सारे। मटेरियल स्टॉक में तो पड़ा है लेकिन रेगुलर यूज में नहीं है। या फिर हम एक एग्जांपल बना रहे थे कि सपोज किसी पुरानी ओवर बाइंग की वजह से, ओवर बाइंग किसी कॉन्ट्रैक्ट लिए कभी रॉ मटेरियल खरीदा था, उस वक्त सारा इस्तेमाल नहीं हो सका था, उस कॉन्ट्रैक्ट पे तो लग गया था बाद में, लेकिन इस्तेमाल ना हो सका, स्टॉक में पड़ा है। इन 8000 यूनिट्स को बनाने में तो इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज अब इसका कोई यूज नहीं। दिस स्टॉक इज अवेलेबल बट नॉट इन रेगुलर यूज। स्टॉक इज अवेलेबल बट इज नॉट इन रेगुलर यूज। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रॉ मटेरियल था हमने खरीदा था 10 रुपीज पर केजी पे, ठीक है? क्या ये रॉ मटेरियल जो 10 रुपीज पर केजी पे खरीदा था हमारे 8000 यूनिट्स पे लग जाता है? क्या ये अवेलेबल है? क्या इसे लगा लें? क्या इसे लगा लें सर? इसको लगाने से हमारा कितना खर्चा होगा? 10 रुपीज पर केजी खर्चा हो जाए। अगर हम इसे ना लगाएं तब भी 10 रुपए का खर्चा हो गया। हम इसे इस्तेमाल करें या ना करें, क्या ये 10 रुपीज पर केजी रिकवर हो सकता है हमें? अनलेस कुछ और हो जाए, अनलेस कुछ और हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इसका कोई और यूज नहीं है, या तो 8000 यूनिट्स पे लगा लें या ये पड़ा है। क्या इसको उठा लेने की वजह से और 8000 यूनिट्स पे लगा लेने की वजह से 10 रुपए इंकर हो रहे हैं? हम इसे इस्तेमाल करें ना करें, क्या 10 रुपीज पर केजी विल चेंज जिस जो इसकी ओरिजिनल परचेज प्राइस है? देखिए यकीनन हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज हुए हैं। अगर डेफिनेटली हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लें और बाद में हम ये देखना चाहें कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेने और यूनिट्स दे देने के बाद हमारा टोटल प्रॉफिट कितना, तो क्या उन सारे खर्चों को कंसिडर करना चाहिए जो हो गए थे? तो उस डेफिनेटली प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आना चाहिए। लेकिन फ्यूचर का डिसीजन लेते हुए क्या हमें वो चीजें कंसिडर करनी चाहिए जो हो चुकी हैं, या वो कंसिडर करनी चाहिए जो होंगी हमारे इस डिसीजन की वजह से? यकीनन ये 10 रुपीज पर केजी आपके हिस्टोरिकल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में शामिल होना चाहिए। हिस्टोरिकल का मीनिंग
जब हम चीजें बेच देते हैं, ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, अब हम कागज पेंसिल लेके बैठ गए हैं और देखना ही चाहते हैं कि हमारे इस ऑर्डर पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो यकीनन जो जो खर्चे हुए हैं वो सारे कंसिडर करने चाहिए। लेकिन डिसीजन मेकिंग में, फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग में, क्या ये 10 रुपीज पर केजी रेलिवेंट कॉस्ट है? मतलब क्या है मेरी इस बात का? हम एक ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हमें देखना क्या चाहिए, इस ऑर्डर की वजह से क्या कॉस्ट होंगे और क्या सेविंग्स होंगे। सही कह रहा हूं? तो अगर इस मटेरियल को इस्तेमाल कर लें हम, तो क्या इस वजह से 10 रुपए इंकर होंगे, या ये इंकर हो चुके हैं? इसके लिए मैंने क्या लेक्स बोला था, क्या होती है सन कॉस्ट? नहीं, डूब चुकी भी चलो ठीक है, जरा मतलब संक का मतलब एक ऐसी कॉस्ट जो इंकर हो चुकी है, विच विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ द डिसीजन। हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें, ये 10 रुपए इंकर हो चुका है। एक और बात मैं करता हूँ, गौर से सुनकर इसका आंसर देना। लेट्स अज्यूम ये 10 रुपए पर केजी जो है, ये रॉ मटेरियल हमने ले तो लिए लेकिन पैसे भी देने हैं, फुल कंसिडरेट करना था। रॉ मटेरियल खरीद लिया है लेकिन पैसे अभी देने हैं, बताएं क्या इन दैट केस 10 रुपीज पर केजी रेलिवेंट हो जाए? इवन देन ये रेलिवेंट इसलिए नहीं कि अब देनी है, हम ये कॉन्ट्रैक्ट लें या ना लें, अब देने ही देने हैं। लेकिन जरा ऊपर वापस आए, ये जो फर्स्ट आया था कि स्टॉक नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो क्या ये मटेरियल खरीदना पड़ेगा और पैसे जाएंगे? क्या ये पैसे बचा सकते हैं हम? अगर क्या डिसीजन लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो खर्चा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे तो मटेरियल का खर्चा होगा। यस पे आ जाना, यस यस दो। स्टॉक पड़ा है लेकिन रेगुलर यूज में। अगर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है, तो फिर हम रॉ मटेरियल उठाएंगे, उठाएंगे सर, और बाकियों के लिए अवेलेबल करना पड़ेगा। और अगर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करना, तो हमें मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या हम ये कॉस्ट बचा सकते हैं, ये जो नीचे वाली है? लेकिन अगर वो खर्चा है, वो जो खर्चा, अगर हमने मटेरियल खरीद लिया हुआ है और वो रेगुलर यूज में नहीं है, तो क्या उस 10 को बचाया जा सकता है? वो 10 इंकर हो गया, अब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, वो 10 इस प्रोजेक्ट की रेलिवेंट कॉस्ट नहीं, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो सकती है लेकिन इसकी रेलिवेंट फ्यूचर कॉस्ट नहीं जिसको हम सेव कर सकते हैं। क्या वो 10 इंकर हो गया है? अब यहाँ जरा दूसरी एक बात रख लेते हैं, इसमें शायद जरा फर्दर जरा आसानी हो रही। लेट्स अज्यूम जो 10 रुपीज पर केजी वाला रॉ मटेरियल है, इसको हम कहीं और यूज तो नहीं कर पा रहे, लेकिन सपोज इट कैन बी सोल्ड फॉर ₹8। अब मैंने थोड़ा सा कम इसलिए रखा है क्योंकि शायद पुराना रॉ मटेरियल है, वरना ये शायद मैटर नहीं करता ये। चले पहले 8 पे एक सेकंड डिसीजन ले लेता हूं, मैं चेंज करता हूँ। क्या मतलब है जी 8 का? कैन बी सोल्ड फॉर ₹8 पर केजी। अब बताएं, क्या ये स्टॉक पड़ा है सर? क्या ये रेगुलर यूज में है? नहीं। क्या ये बेचा जा सकता है? लेकिन अब अगर बेचने की बजाय आपने इसे इस्तेमाल कर लिया, तो क्या आप कोई नुकसान बर्दाश्त करेंगे सर? क्या नुकसान बर्दाश्त करेंगे? 10 रुपए या 8 रुपए? तो क्या फिर ये 8 रुपए जो आप अदरवाइज नहीं कमा पा रहे, फिर आप इस कस्टमर से कमाएंगे? इस तरह से देखिए, हमें इस कस्टमर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करने का क्या फायदा? ये 8 तो हमें वैसे ही मिल जाता। तो अगर तो हम इसे 8 पे भेज दें, ओके, लेकिन अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमें अपनी लिस्ट ऑफ खर्चे बनाते हुए ये कंसिडर करना चाहिए कि वी आर फॉर गोइंग 8 रुपीज पर केजी? क्या फिर ये 8 रुपए पर केजी हमें इस कस्टमर से कमाने चाहिए? बल्कि शायद इसके अलावा कमाना चाहिए। 8 तो हमें अदरवाइज मिल जाता है, तो 8 को हमें अपने खर्चों में शामिल करना चाहिए और बाद में शायद इसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख के बेचना चाहिए अगर हो सके तो। लेकिन कम से कम कितना तो फिर इस कस्टमर से कमाना चाहिए। क्या 8 रुपए हम कमा सकते थे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ना करें? लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हम ये नहीं कमा सकेंगे बेच के, फिर यही 8 रुपए हम किससे रिकवर करने की कोशिश करेंगे? अपने कस्टमर से। फॉर एग्जाम्पल 8 की जगह आ जाए 12, तो क्या 12 रुपए पर केजी विल बी द रेलिवेंट कॉस्ट? ये रेलिवेंट कॉस्ट कहां से आ गई बीच में? नहीं नहीं, ये रेलिवेंट कॉस्ट, ये तो पैसे आने हैं।
ये पैसे आएंगे अगर बेचेंगे, और अगर नहीं बेचेंगे तो फिर नहीं आएंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किस चीज की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एक रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे आने का खर्चा। एक रास्ता ये है कि हम इसे बेच दें 12 पे, और दूसरा एक रास्ता क्या है, इसे 8000 यूनिट्स के कॉन्ट्रैक्ट पे लगा लें। तो क्या 8000 यूनिट्स के कॉन्ट्रैक्ट पे इस मटेरियल को लगा लेने से हमें दूसरे रास्ते का 12 रुपए पर केजी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी। तो मतलब मैं ये 8 लिखूं या 12 लिखूं, ये 10 डजंट चेंज। 8 हो, 12 हो, 10 हो, जो भी हो, बेचने वाले पैसे रेलिवेंट होंगे या जिस प्राइस पे खरीदा था वो रेलिवेंट होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज opportunity cost of accepting a contract। बाकी ये मैं कुछ डेफिनेशंस बीच में बोल रहा हूँ, ये इंशाल्लाह अभी सारी हमें लिखी मिल जाएंगी। पहले आप जरा थोड़े से वर्ड्स के साथ जरा फिगर्स की अंडरस्टैंडिंग कर लें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये पैसे मिल सकते हैं? और अगर आपने इसे इस्तेमाल कर लिया तब भी तो मिल जाएंगे ना यार। कब मिलेंगे और कब नहीं मिलेंगे? ये 12 रुपए बेचेंगे तो मिलेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये 12 रुपए बेच के नहीं मिलेंगे। फिर यही 12 रुपए आपकी कोशिश क्या होगी, किससे रिकवर किए रहे? कस्टमर से रिकवर किए रहे। हो सके तो 12 से ज्यादा रिकवर करें, लेकिन कम से कम 12 तो उससे रिकवर जरूर करें, क्योंकि ये तो आपको अदरवाइज भी मिलता था। तो अगर हम बेच के ना कमा सके तो फिर यही 12 रुपए हम अपने लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में लिखेंगे, ताकि हमें पता चले टोटल खर्चा हमारा रेलिवेंट कितना हो गया। तो 10 विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एनी केस, क्योंकि वो हमारे डिसीजन से नहीं बदल सकता। क्या ये 12 हम कंट्रोल कर सकते हैं? चाहे तो कमा लें और चाहे तो इस्तेमाल करके उधर से कमाने की बजाय फिर उधर कमाएं। कहां से छोड़ेंगे तो कहां से कमाना चाहिए? ये मुसलसल पार्टिसिपेट करके फाइनल करने से काफी हमने इस पर बहस कर ली। कहां से अगर छोड़ेंगे तो कहां से कमाना पड़ेगा, कमाना चाहिए, सॉरी कमाना चाहिए। अगर बेचेंगे नहीं तो फिर कस्टमर से कमाना चाहिए। ठीक है सर। एक और चीज भी जो जरा फिट कर लेता है, आपने जो रजिस्टर पे लिखा उस पर आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? जी जी, वो तो बेटा नॉर्मल गेन में एक दफा ये वर्ड आया था, लेकिन वो जरा जब जरूरत पड़ेगी मैं उधर लिंक करके दोबारा याद कराता हूँ। सर क्या लिखने लग गए हैं सर? तो गलत हो गया, मैं तो काट देना सारा, अब तो सफा हो जाएगा। चले अब तो हो गया। फर्स्ट लाइन लिखी आपने अपने रजिस्टर पे, उसमें याद रहा। वी आर अज्यूमिंग कि देयर इज अ 100,000 कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री। कितने 1000 यूनिट्स के ऑर्डर अवेलेबल है? 20,000 स्पेयर कैपेसिटी है। उस 20,000 में से एक 8000 यूनिट्स का ऑर्डर मिला। एक बीच में बात और फिट करना, लेट्स अज्यूम सर इस कस्टमर के अलावा एक और साहब की भी कॉल आई हुई है, वो भी सपोज 8000 यूनिट्स खरीदने में इंटरेस्टेड है। और लेट्स अज्यूम ये जो रॉ मटेरियल नो लिखा है हमने कि रेगुलर यूज में नहीं है, ये उन 8000 यूनिट्स पे भी लग सकता है। हम इस वक्त इस 8000 यूनिट्स के कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन एक और अपॉर्चुनिटी ये है कि एक और कोई कस्टमर है, वो भी 8000 यूनिट्स हमारी स्पेयर कैपेसिटी में से इसी तरह के खरीदने में इंटरेस्टेड है। और ये जो रॉ मटेरियल है जो इस कॉन्ट्रैक्ट पे लग सकता है, सपोज उधर भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर उधर इस्तेमाल किया जाए तो लेट्स अज्यूम 15 रुपए पर केजी कंट्रीब्यूशन उधर कमाई जा सकती है। 15 रुपए पर केजी उधर से भी कंट्रीब्यूशन कमाई जा सकती है अगर इधर ना लगाया गया तो। क्या ये रॉ मटेरियल स्टॉक में है? ये रेगुलर यूज में नहीं है। क्या इसे बेचा जा सकता है? सपोज यस 12 का बेचा जा सकता है। लेकिन सपोज एक और कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा है
जिस पे ये इस्तेमाल हो सकता है अगर इधर इस्तेमाल ना करें, और उधर से 15 रुपीज पर केजी कंट्रीब्यूशन कमाई जा सकती है। पहला तो फैसला ये करें कि 12 पे अब बेच देना चाहिए या 15 रुपए उधर लगा के कमा लेना चाहिए। अगर उधर कंट्रीब्यूशन 15 की बजाय 11 रुपए पर केजी है तो 12 कमा लेना चाहिए, उधर 11 कमा लेना चाहिए। तो पहले 15 पे आनी, इट मींस हम लोअर ऑफ की तरफ जाएंगे, वो इंशाल्लाह बात कर लेते हैं। लेट्स assume we can sell this raw material for ₹12 and there is also an opportunity to use this raw material in another contract from which we can generate a contribution of 15 rupees per kg. अब बताएं 15 पे उधर लगा लें, 15 रुपए पर केजी बचा लें उधर लगा के, या 12 पे बेच दें। असूलन ऐसा होना चाहिए। अब मेरी आखिरी वर्ड सुनो जरा। अब अगर ना बेचें और ना उधर लगाएं बल्कि इधर लगा लें, ना बेचें ना उधर लगाएं, उधर किधर लगाएं, इधर एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, ना अगर उधर लगाएं जहां से 15 मिल सकता है, ना बेचें और इधर लगा लें, तो क्या हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं? क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं? अब ये 15 जो हम उधर से कमा सकते थे, अगर उधर से नहीं कमाएंगे तो फिर इधर से कमाना चाहिए। किधर से कमाना चाहिए? तो यहाँ बेसिकली जब नो हो जाता है ना, तो फिर नो में डिसीजन लेते हुए आपको दो फर्दर चीजें कंसिडर करनी। NRV फ्रॉम सेल and contribution from, just a minute, contribution from any other alternate use. अगर क्या हो जाए तो फिर क्या से सोचना है? अगर आंसर नो हो जाए, किस चीज का आंसर नो हो जाए? अगर रेगुलर यूज का आंसर नो हो जाए तो दोबारा प्लीज, अब मैं फिगर सामने रखूंगा, अपने फाइनल डिसीजन लेना जी प्लीज। क्या स्टॉक पड़ा? क्या रेगुलर यूज में है? नहीं है, नहीं है। लेट्स अज्यूम ना इसकी कोई एनआरवी, अब एनआरवी मैंने वर्ड लिख दिया, होपफुली कुछ ज़हन में आ जाएगा। हो सकता है बेचने पे कुछ पैसे मिलने भी हैं और खर्चा भी होना है, तो नेट ऑफ कर, सेलिंग एक्सपेंसेस नेट ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस। लेट्स अज्यूम ना ये बिक सकता है, ना ये कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, स्टॉक पड़ा है, रेगुलर यूज में नहीं है, ना इसने बिकना है, ना कहीं और इस्तेमाल होना है। बताएं इस रॉ मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग इन दिस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 10। वो 10 किधर गया? वी कांट डू एनीथिंग, वो 10 रेलिवेंट नहीं है। हम इस्तेमाल करें ना करें वो गेम खत्म हो गई। तो व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट इन दैट सिनेरियो? एब्सोल्यूट जीरो। स्टॉक पड़ा है, रेगुलर यूज में नहीं है, ना क्या होना है, ना क्या होना है। क्या हमें इस कस्टमर का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए कि उसकी वजह से हमारा शोरूम कम से कम खाली हो जाएगा, या उसको खर्चे चार्ज करने शुरू कर देने चाहिए ताकि वो भाग जाए? क्या हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, ऊपर वाली लाइनें दोबारा जरा देखें, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह एक कस्टमर रिटेन रहे, हाँ, लेकिन नॉट एट लॉस, लेकिन रिटेन इसलिए रहे शायद फ्यूचर में इससे और प्रॉफिट्स कमा लेंगे। वो खर्चे इसको चार्ज करके जो खर्चे इससे रेलिवेंट ही नहीं है उसको भगाने की शायद कोई जरूरत नहीं है। वो ना आता, ये 10 रुपए गया, वो आ गया है तब भी ये 10 गया। अब ये उसके आने पे अगर हम 10 उसे चार्ज करना शुरू कर दें और उसकी वजह से हमारा खर्चा बढ़ जाए और वो के भाईजान रहने दें, क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए कि रहने दें? हाँ, यकीनन हमें अपने वो खर्चे जो इंकर होने हैं वो जरूर उससे कमाने चाहिए, लेकिन जो खर्चे उसकी वजह से इंकर ही नहीं होने। क्या ये 10 रुपए रॉ मटेरियल उसके लिए खरीदा था? कभी खरीद लिया था, वो हमारा अपना डिसीजन था, अब पड़ा हुआ है, तो क्या उसे इस्तेमाल कर लिया जाए या इस्तेमाल करने के बजाय उससे 10 रुपए के खर्चे चार्ज किए जाए? इस्तेमाल कर लिया जाए और उसको दुआएं भी देनी चाहिए कि उसकी वजह से हमारा कम से कम स्टोर रूम तो खाली हो। तो रेलिवेंट कॉस्ट के सामने क्या लिखना चाहिए? 10 ही कह रहे हैं ना आप?
10 लिखना चाहिए, 0 लिखना चाहिए। मैं तो चांस मुझे दीजिएगा, ये बात जो हो गई है मेरे सामने, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा और देयरफॉर ये हमारी बैलेंस शीट में स्टॉक के तौर पे पड़ा होगा। इस गरीब का कॉस्ट ऑफ सेल कैसे क्या ताल्लुक है? हमने लेस किया होगा परचेजेस में से और इसे बैलेंस शीट में रख लिया होगा, और वो चीजें जो बिक गई होंगी उनकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल कह के सेल में से लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया होगा। ये गरीब स्टॉक में पड़ा है, पड़ा ही रहेगा। ये खर्चा पिछले सालों का है, लेकिन अब बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ बैलेंस शीट में ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारा एसेट होगा। अगर ये अगले साल पड़ा रही है फिर भी बैलेंस शीट में होगा, फिर पड़ा रहे तो फिर बैलेंस शीट में, अगले साल फिर ये क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, फिर वहीं से वापस आ जाएगा। यही ओपनिंग होगा, यही क्लोजिंग होगा, ये प्लस भी होगा, ये गरीब माइनस भी होगा, ये वापस आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है वो चीजें जो बिक गई हैं उनकी कॉस्ट, ये गरीब पड़ा है, पड़े का पड़ा रह जाएगा। यकीन माने ऐसे भी होगा, यस यकीन माने, मैं माजरत चाहता हूँ, यकीन मानिए सही होगा। कुर्बान काश जरा नजदीक होता। ये इतना चैलेंजिंग सवाल था ना इस वक्त कि ये एड्रेस होना बहुत जरूरी था। आई होप कि किसी हद तक हो गया। ये क्लोजिंग अगले साल फिर ओपनिंग बन जाएगा, और अगर बचा रह गया तो फिर इसने क्लोजिंग हो जाना है। हाँ जी, ऐसे ही चलेगा। ये कब तक ऐसे सिलसिला चलता रहेगा? ये तो अब खत्म हो जाएगा, तो अगर ये खत्म हो गया तो इससे कोई एक्स्ट्रा खर्चा हमें नहीं है। अगर इसका कोई सेल का इफेक्ट नहीं है, अगर क्या क्या नहीं होना तो रेलिवेंट कॉस्ट जीरो। चलें अब आप बोले। ये अनलाइंस से क्लियर है बेटा? इन दैट केस रेलिवेंट कॉस्ट विल बी जीरो। इन व्हाट केस? बोले बोले सर जी, फाइनल। लेट्स अज्यूम नेक्स्ट सिनेरियो, 12 पर केजी का बेचा जा सकता है, ऑल्टरनेट यूज कोई नहीं है, 12 पर केजी पे बेचा जा सकता है। अच्छा कब बेचा जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, कब बेचा जा सकता है? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो बेचा जा सकता है, और इन अदर वर्ड्स अगर इस्तेमाल करेंगे तो नहीं बेचेगा। जी डिसीजन लेंगे। क्या स्टॉक में पड़ा, रेगुलर यूज में है, लेकिन बेचा जा सकता है। अब अगर आपने बेचने की बजाय इस्तेमाल कर लिया तो क्या ये 12 रुपए पर केजी आपकी रेलिवेंट कॉस्ट है सर? अब ये 12 कंसिडर करेंगे हम, मीन्स उसे जब हम मटेरियल के खर्चे लिख रहे होंगे तो उसमें 12 रुपए के हिसाब से जितने ये केजीज होंगे उसकी वर्किंग करके अपनी कॉस्ट में प्लस करेंगे। कॉस्ट में प्लस करेंगे माइनस करेंगे? ये तो सेल है यार, ये तो सेल है। हम ये सेल छोड़ रहे हैं, हम ये सेल छोड़ रहे हैं, ये नुकसान है, ये नुकसान ऑफ यूजिंग द रॉ मटेरियल फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट है, और वो नुकसान कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग द रॉ मटेरियल फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब डन है प्लीज? प्लस करेंगे माइनस करेंगे? इधर प्लस करेंगे, उस पेज पे जिस पेज पे हम मटेरियल कॉस्ट फाइनल कर रहे हैं उस पे 12 रुपीज पर केजी के हिसाब से जितने केजीज होंगे उसकी कॉस्ट प्लस करें। दूसरी चीज बीच में ना, लेट्स अज्यूम 15 रुपीज पर केजी इसका एक ऑल्टरनेट यूज भी हो सकता है अगर यहाँ ना लगाएं। नहीं एक मिनट, अब पहले ये फैसला करें बेचना चाहिए या इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये दोनों चीजें नहीं हो सकते, बेच भी देंगे और उधर इस्तेमाल भी कर लेंगे, या क्या करेंगे या क्या करेंगे? नहीं आधा आधा करके भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि आधा करके बेचेंगे तो 12 रुपए कम है रादर देन 15। तो बेचें या इस्तेमाल करें? बेचें या इस्तेमाल करें? बेचें या इस्तेमाल करें? बेचें या इस्तेमाल करें? ये हायर ऑफ के बेस पे एक डिसीजन है। तो लेट्स सी हम ओरिजिनल फिगर्स पे वापस आ जाते हैं। बेचें
बेचें या इस्तेमाल करें, यहां तक डिसीजन कैसे, बेचें या यूज करें, यूज कर लें। लेकिन अगर यूज करने की बजाय, किधर यूज करने की बजाय, उधर कहीं यूज करने की बजाय आपने इधर लगा दिया, तो क्या यू आर फॉरगोइंग समथिंग? कितना? दैट 15 विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या मतलब क्या इसका? देखिए अब इस केस में उन्हें बेचना तो है ही नहीं, बेचना तो है ही नहीं, इधर इसे लगाना था किसी ऑल्टरनेट यूज पे, लेकिन उधर लगाने की बजाय अगर इधर लगा लिया, तो हमें अपने इस हिसाब को करते हुए ये 15 रुपीज पर केजी को एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करना चाहिए। समझ आती मेरी बात? अब इधर लगा रहे हैं या इधर लगा रहे हैं, उधर लगा रहे हैं इधर लगा रहे हैं, ये 15 मिलना कब है? उधर लगाएंगे तो। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर उधर लगाने की बजाय इधर लगा लिया, तो क्या वी आर सेक्रीफाइसिंग समथिंग? व्हाट वी आर सेक्रीफाइसिंग? आप इस तरह करें, जरा मुझे इस तरह से फाइनली जरा फाइनल सही पूरे वर्ड बोल के बताएं क्या करें। नहीं इस तरह नहीं है, सेल तो हमें कर देना चाहिए, लेकिन अगर सेल करने की बजाय हमने इधर लगा लिया, तो क्या 18 रुपीज पर केजी हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं? तो इस एंगल से बेचने की बजाय या उधर इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम इधर लगा रहे हैं, तो जो हम उधर हायर ऑफ छोड़ रहे हैं, that higher off will be the opportunity cost of using the raw material for this content. अब यहाँ तक कुछ हजम है? अब ये डायग्राम आप बनाने, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये विश्व फुरकान आप क्लियर हो गए? नहीं मैं सीरियस मोड पे कह रहा हूँ, नहीं सीरियस, जब मैं तो आप पूछूँ क्या समझा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं पड़ेगी? रीजनेबल नजर आ रहा है? हम लास्ट टाइम में हजार बैठे, डायग्राम पूरी नजर आ रही? इसमें ना कुछ टर्म्स मैंने यूज किए हैं, ये संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इनकी जरा डेफिनेशंस एग्जैक्टली क्या है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सिंपल मीनिंग बस जितना आपको पता चल गया, बस उतना एग्जाम में रखें। एक ऐसा खर्चा जो हो गया है और उसके बारे में अब हम कुछ नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? संक। एक ऐसी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी जो हमने छोड़ी है किसी और रास्ते पे जाने की वजह से, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मसलन कभी जिंदगी में अगर आप एनालिसिस कर रहे हो कि मैं डॉक्टर भी बन सकता था और मैंने सीए चूज कर लिया है, तो वो जो अरबों रुपए की कमाई आप पेशेंट से कमा सकते थे, आपने छोड़ी है सीए में आके, तो क्या भी यहाँ आके वो सब कुछ भी रिकवर कम से कम होना चाहिए? नहीं ये सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। आप किसी सड़क पे खड़े हैं और दो तरफ रास्ता जा रहा है, अगर उधर जाएंगे तो सिनेमा आता है, और अगर उधर जाएं तो मस्जिद, रहने तो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह हर रास्ते में होती, कॉलेज आता है। नहीं कॉलेज की तरफ तो नहीं मुड़े आप, क्या अगर उस रास्ते की तरफ मुड़ गए आप
तो रास्ते में याद आना चाहिए कि आई एम सैक्रिफाइसिंग समथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सैक्रिफाइसिंग। नहीं मतलब मैंने सिर्फ एग्जांपल देख दी है समझाने के लिए। नहीं किसी भी रास्ते सर, जिंदगी ऐसी ही सर। कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को लेने की वजह से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो व्हाट यू आर सेक्रीफाइसिंग इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग दैट रास्ता। जैसे जी थोड़ा ऊंचा बोलेगी, मैं समझ नहीं क्या कह रहा। जी जी ये सुना, तो आप लोग नोट कर रहे हैं प्लीज, स्पीड अप हो जाता। नहीं रेगुलर यूज में अगर आपका मटेरियल है, नहीं मतलब उसमें तो जो आपने कंट्रीब्यूशन कमानी थी तो वो तो रॉ मटेरियल रिप्लेस करके कमा लेंगे। आपने वो रॉ मटेरियल उठाया इधर लगा लिए, उधर के फिर रॉ मटेरियल उधर, तो इट मींस कोई कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन तो नहीं होगी, उधर भी रॉ मटेरियल लग जाएगा। मतलब ये जो रॉ मटेरियल है इस तरह तो नहीं है कि सिर्फ इधर ही लगना था, मार्केट से रिप्लेस हो गया, अब वो भी कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे आप और इसकी भी कमा लेंगे। तो व्हाट इज द ओनली एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट वी हैव टू पे? करंट मार्केट प्राइस। समझ आ रही मेरी बात? इस रॉ मटेरियल को हमने इस्तेमाल करके इंशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटी भी प्रॉफिट की पूरी कर लेनी है, और जहां अदरवाइज भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है उसके लिए बस हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो वो हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, वो भी कमा लेंगे, सिर्फ करना क्या पड़ेगा, उसके लिए रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली फाइनल कर दें, अब यहाँ तक ओके हो गया। नहीं राइट साइड पे ये जो मैंने स्टोर रूम टाइप बनाया, ये मेरा ख्याल है देखना अगर बनाने की जरूरत है। यहाँ तक वैसे डायग्राम है जी, कहाँ तक डायग्राम आपके ख्याल? यहाँ तक है शायद, दरमियान दरमियान। जी सर, पेज नंबर 64 निकालो। नहीं अभी काइंडली तरह जो सैटरडे से एक खौफ सा शुरू हुआ था, कुछ फाइनल हो गया जरा क्या? असल में सोचने डिसीजन जब भी आप ले रहे हैं, फ्यूचर सोचना है या पास्ट? देखिए पास्ट सिर्फ वो सोचना चाहिए जो बदल सकता है, वरना लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ। फॉर एग्जांपल मेरी तरह किसी स्टूडेंट ने अप्रैल मई जून नहीं पढ़ा, वो आज बैठ गया, नहीं सीरियसली मेक अ डिसीजन, वो आज बैठ गया, नहीं मतलब अगर वो करना चाहता तो क्या सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ, फॉरगेट अबाउट इट कि वो क्या नहीं उसने किया, दैट इज संक। अब वो ये देखे कि एक एक दिन में मैंने 10-10 लेक्चर कैसे पूरे करने हैं, 1 2 3, ये को प्लान करे बस। नहीं मतलब ये सोचे कि मैं ले लेता तो एक एक रोज का एक एक हो जाता, इट्स यूजलेस बहस नो। अब क्या हो सकता है वो सोचना चाहिए, मैं कर लेता वो ठीक है, अगली दफा ठीक है, लेकिन अब जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसमें सिर्फ ये डिसीजन हो सकता है कि मैं क्या कर लूं, क्या कर लूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये संक कॉस्ट हम पे बहुत जगह एप्लीकेबल होती है, मैं ऐसे ऐसा बताता हूँ कहाँ कहाँ। 64 पेज से सारी डायग्राम सामने आपके, और लास्ट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और फुल कंसंट्रेट। इफ सपोज रॉ मटेरियल इज इन स्टॉक, अपनी डायग्राम सामने रखिएगा, रजिस्टर मेरे बनाई है। If suppose raw material is in stock but not regularly used, and in addition it can neither be sold nor there is an any alternate use, then the relevant cost is assumed as a next paragraph or full concentrate. If suppose in the above situation means he point 1 ऊपर वाला, the material was required to be disposed of by incurring any cost. अपनी डायग्राम देखें जी दोबारा, कंसंट्रेट दोबारा डायग्राम देखें, डायग्राम रजिस्टर वाली। सपोज बेटा बिकता भी नहीं है, ऑल्टरनेट यूज भी नहीं है, तो रेलेवेंट कॉस्ट बताएं, जीरो है। लेकिन फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने शायद लास्ट क्लास में बात की थी
कि ये जो रॉ मटेरियल है ये कोई टॉक्सिक नेचर का है, ये कोई केमिकल है जिसके बारे में गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन है कि अगर इस्तेमाल नहीं करना तो फिर इसे डिस्पोज ऑफ करें, और सपोज डिस्पोज ऑफ करने में 20 रुपए पर केजी खर्चा आना है। क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, हिम्मत मारी जाए प्लीज। अब सेल भी नहीं होता, स्टॉक में है, रेगुलर यूज नहीं है, बिकता भी नहीं है, अल्टरनेट यूज भी नहीं है, लेकिन इस पे डिस्पोज करने पे खर्चा आना है। वो डिस्पोज पे खर्चा कब आएगा? अगर डिस्पोज करेंगे तो अगर इस्तेमाल कर लिया तो क्या फिर डिस्पोज करना पड़ेगा? तो क्या वो खर्चा सेव हो जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस की वजह से? तो वो जो खर्चा सेव हो जाएगा, हम मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करते प्लस कर लेंगे, माइनस कहां से बीच में आ गए? क्या उस कस्टमर के ऑर्डर की वजह से हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी? तो ये प्लस हो जाएगी अमाउंट या लेस हो जाएगी? इफ सपोज इन द अबव सिचुएशन मींस यही ऊपर वाला पॉइंट, सेल भी नहीं होता, अल्टरनेट यूज भी नहीं है, the material was required to be disposed of by incurring any cost, then the cost will be saved if material is used instead of being disposed of. It will therefore be deducted or added from the total relevant cost of the contract. ये ओके जी सर? हमें तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए इस केस में यार। क्यों? ठीक है, हम उसके सामने तो अल्लाह माफ नहीं मानेंगे, उसको तो ऐसी ऐसी कहानी सुनाएंगे। अब मसला एट द एंड ऑफ द यही रहेगा, उसकी कहानी जरा स्ट्रॉन्ग निकली या हमारी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी ऐसी कहानी सुनाएंगे बेचारा मजबूर हो ही जाए और कुछ 4-5 लाख 50-60 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे जाए। लेकिन कम से कम हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, ताकि हम कम से कम वापिस आ सकें। ये बात समझ आती है? हम यकीन प्राइस कोट करेंगे लेकिन बाद में नेगोशिएशन शुरू हो जाती है, आपको पता ही है। तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक वापस आ सकते हैं, हम कहाँ तक कॉस्ट में वापस आ सकते हैं आपके ख्याल में? जितनी हमारी कॉस्ट है उससे नीचे तो नहीं, लेकिन फिर लॉस हो जाएगा। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है, जिससे नीचे फिर हमने नहीं आना, उससे ऊपर ऊपर शायद हम जहां तक फैसला कर सकेंगे कर लेंगे। 1 मिनट, पेज नंबर 101 निकालिएगा, स्पीड अप होने से वी आर स्लो नाउ। अच्छा, आफ्टर कल वाला सवाल जो कल कर चुके हैं सीवीपी का, अब अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट अकाउंटिंग खुल के सामने आ जानी हमारे। तो अब काम आपका ये है कि डेली बेसिस पे एक एक पिछला सवाल और एक एक साथ सवाल, यू नीड एटलीस्ट 1.5 आवर डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली। कब से? नहीं अभी से रहने, आज क्लास के बाद से। 101 क्वेश्चन नंबर 1, मटेरियल एंड रेलेवेंट कॉस्ट पढ़ना शुरू करेंगे। A company is considering whether to agree to do a job for a customer. Job means simply contract. Job, contract, order. It has sufficient spare capacity, well line underline करना, spare capacity available, sufficiently spare capacity available. To do the job, 3 different direct materials will be required. Material X, Y and Z. Data relating to these raw materials is as follows. Material XYZ, quantity needed for the job, quantity currently held as inventory, original cost of units currently held as inventory, original cost of units currently held in inventory. क्या चीज है ये? नहीं, संक की बजाय पहले मेन वर्ड्स फाइनल, ये परचेज कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स करंटली हेल्ड एज इन्वेंटरी, परचेज कॉस्ट है। करंट परचेज प्राइस का मतलब अगर खरीदेंगे तो, अगर खरीदेंगे तो, खरीद लिए है तो जो स्टॉक खरीदा गया है वो किस प्राइस पे खरीदा गया है? ओरिजिनल कॉस्ट हेल्ड है एज एन इन्वेंटरी। इस वक्त करंट प्राइस क्या चल रही है?
23, 19, 40। इस वक्त अगर रॉ मटेरियल बेचेंगे कौन सा वाला जो खरीदा हुआ है, तो वो कितने 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 का बिकेगा? 22, 12, 20। ठीक है, नीचे टेबल के नीचे आ जाए। मटेरियल एक्स इज इन रेगुलर यूज, material Y is no longer in regular use and the units currently held in inventory has no alternate use. Material Z is also no longer in regular use, but if the existing inventory of the material is not used for this job, they can be used as a substitute material on a different job where the contribution will be 25 per unit of the material Z used. Calculate आपने क्या करना है? Total relevant cost of materials for the jobs. Register खोलो। जानने से बड़ा सवाल था। मटेरियल एक्स, ये जो डायग्राम हमने बनाई, बस ये डायग्राम आप अपने जहन में बनाएंगे। अब मटेरियल एक्स रेडी, सवालात मेरे हैं फिलहाल, जवाब आपके हैं। मटेरियल एक्स कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड? 800 यूनिट्स रिक्वायर्ड है। इज स्टॉक अवेलेबल? इज स्टॉक अवेलेबल? लेकिन आपका ये सिर्फ 200 यूनिट्स के लिए है, ऐसे ही सर। 600 यूनिट्स के लिए आंसर आपका क्या है? नो नो नहीं, नो आंसर नो। डायग्राम जहन में। क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है? लेकिन कितना अवेलेबल है? आपको कितना चाहिए है? आपको कितना चाहिए है? 800 यूनिट्स, अवेलेबल कितना है? 200 यूनिट्स। जो 600 यूनिट्स हैं जो अदरवाइज अवेलेबल ही नहीं है, उनकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिगर बोलना जरा सर, एक सेकंड आप अपनी बुक से जरा देखिएगा, मैं अभी सामने करता हूँ जी। 600 का तो सीधा डिसीजन क्या हो गया? 23 पर यूनिट क्या है? करंट परचेज। इस पे आप सीधा करंट परचेज प्राइस पे क्यों आ गए? इज स्टॉक अवेलेबल? नो, करंट परचेज प्राइस लिखना शुरू करनी पड़ती। मटेरियल एक्स 600 इंटू 23। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके बेटा? सॉल्व कीजिएगा जी। 13,800 हमें तो लेकिन चाहिए 800। अब आ जाए 200 पे। क्या 200 स्टॉक अवेलेबल है? अब नीचे वाला पैराग्राफ में चले जाएं। क्या रेगुलर यूज में है? 200 के एंगल से पहला भी यस हो गया है, दूसरा भी यस हो गया है। यकीनन रजिस्टर में देख लें, टेबल वगैरह फाइनल कर लें। क्या ये 200 भी 23 से ही मल्टीप्लाई होने हैं? इज इक्वल टू 4600। दोनों यस हो गए सर। स्टॉक 200 पड़ा है, रेगुलर यूज में है, तो करंट परचेज प्राइस है। टोटल कितना हो गया? 18,400 का नाम क्या हो गया? टोटल मटेरियल एक्स रेलिवेंट कॉस्ट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। 800 पूरे हो गए यूनिट्स। वाई पे आ जाएं, पहला सवाल उठा दें। इज स्टॉक अवेलेबल? इज स्टॉक अवेलेबल? कितना कितना और चाहिए? 200 की गेम खत्म करें। जो 200 है स्टॉक में ही नहीं है, वो तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट परचेज प्राइस विल बी द रेलिवेंट कॉस्ट। समझ आता है? प्लीज फिगर डेटा कॉस्ट देखें। 200 इंटू 19 कर दिए मैंने। 13 13,800 ऐसी 3800 सर, सॉरी सर, मालूम जी। कितने और चाहिए? उसके सवाल उठा लें। इज स्टॉक अवेलेबल? 400 स्टॉक अवेलेबल।
इज इन रेगुलर यूज, इट इज इन रेगुलर यूज, रेगुलर यूज में नहीं है, नो अल्टरनेट यूज, नो अल्टरनेट यूज तो नहीं है, लेकिन ऊपर जाए जरा सामने जाए, सेल प्राइस बताई हुई है, ऊपर जाए 12, टेबल सामने रखें, टेबल भी सामने रखें, फिगर्स भी सामने रखें, ऑल्टरनेट यूज तो कोई नहीं है, लेकिन क्या सेल कर सकते हैं? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? 12 मिल गए, फाइनल करें, 400 इंटू व्हाट इज 12, डिस्पोजल वैल्यू, एनआरबी, अगर हमें सेलिंग एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने तो कहा था हायर उठाना, ऑल्टरनेट रेट, ऑल्टरनेट यूज 0 है, 12 ये है, तो 12 ही हायर है, नो सिचुएशन है। कितने रॉ मटेरियल के यूनिट्स हैं? 400 इंटू 12, तो 4800 ये हो गया, तो 8600 टोटल हो गया, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल वायर, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल वायर। तो ये बड़ा प्लीज कोई साइंस नहीं है, ये चीजें कॉन्सेप्ट के हवाले से इतनी टफ नहीं है, असल गेम है, सवाल आते हैं मजेदार, लेकिन वो सवाल तभी हो सकेंगे अगर बेसिक्स क्लियर हो। जी पे है, 500 रिक्वायर्ड है, खुद से करवा दें सर, 200 का सोच के करवा दें, क्या करें? 200 तो इंटू 40 हो, 8000 तो ये हो, 200 जो स्टॉक में नहीं है, करंट परचेज प्राइस, 300 की गेम चला दें। अब यहाँ शायद एक हायर ऑफ करना पड़ना, 300 स्टॉक में है, सेकंड पैराग्राफ, नो लॉन्गर इन रेगुलर यूज है, नो हो गया उधर, क्या 25 रुपए ऑल्टरनेट यूज की कंट्रीब्यूशन है, और ऊपर जाए जरा, 20 पे बेचा भी जा सकता है, 20 पे बेचा भी जा सकता है, 25 पे ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल भी किया जा सकता है, हायर ऑफ या लोअर ऑफ, 25 आ गया, 75 16 15 और फाइनली टोटल कर, ग्रैंड टोटल 42,500, मटेरियल एक्स वाई एंड जी, रजिस्टर दोबारा खोलना, लेकिन यहाँ पे नहीं करना, अगर तो हाफ से ज्यादा फिर ठीक है, वरना फिर थोड़ी जरा खुला खुला कर लो, कम से कम हाफ अगर फिर ठीक। वही सर जी, वो जो 8000 यूनिट्स बनाने शुरू कर दिए हमने, उनका अभी सिर्फ मटेरियल फाइनल हुआ है, क्या सिर्फ मटेरियल ही लगना है सर? नेक्स्ट हेडिंग लिखें, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर लिखिए नहीं? अब लेबर सर जी दो तरह की होती है, नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, एक होती नहीं इसकी, और यार वो भी होती है, मैं नहीं कुछ कह रहा, जो खर्चों के हिसाब से कुछ परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं जिन्हें आपने मंथली वीकली बेसिस पे पैसे देने होते हैं, और कुछ होते हैं जिन्हें आपने पेमेंट आवर्स की बेस पे या यूनिट्स की बेस पे करनी होती है। मेरी इस डिस्कशन में परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, लिखने हेडिंग में, परमानेंट एम्प्लॉयज मींस जिन्हें आप पेमेंट कर रहे होते हैं चाहे काम ना भी कर रहे हैं, फिक्स भी ठीक है, लेकिन इस वक्त परमानेंट और टेम्पररी, शायद टेम्पररी मींस पर आवर जितने घंटे काम करेंगे उस हिसाब से देंगे, जितने यूनिट्स बनाएंगे, परमानेंट मींस मंथली काम, मंथली पैसे देने हमने,
काम ज्यादा हो कम हो, किसी वक्त हो सकता है काम ना भी हो। ठीक है, तो फिलहाल कौन सी लेबर की बात करूंगा? परमानेंट एम्प्लॉइज, जिन्हें हम फिक्स पैसे दे रहे हैं। जी सर, अब इसमें भी उसी तरह क्वेश्चन होंगे। दोबारा हम वही 8000 यूनिट्स की तरफ चले गए। वही 8000 यूनिट्स हैं, उनसे रिलेटेड हम लेबर कॉस्ट की वर्किंग करने लगे। सबसे पहला जो सवाल, अभी अगर साथ साथ बनाना चाहें साथ साथ बना लें, ये मेरे ख्याल थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया। पहला सवाल ये आपने अपने आप से पूछना है, और सर मुझे चांस तो देंगे, इज लेबर नहीं, मतलब सवाल मेरे सवाल डेफिनेटली मटेरियल से डिफरेंट हो जाएंगे। अब लेबर इज इन स्टॉक, थोड़ा वर्ड जरा बदल लेते हैं। इज लेबर आइडल? नहीं, अब अवेलेबल तो डेफिनेटली सर परमानेंट एम्प्लॉय रखा हुआ है। आइडल, आइडल मींस और स्पेयर टाइम इज अवेलेबल। Is labor idle or spare time is available for the contract? भाई 8000 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट, पहला बड़ा सा सवाल। वो एम्प्लॉइज जो हमारे पास पहले ही हैं, सवाल पहला ये है, क्या वही एम्प्लॉइज इस 8000 यूनिट्स को बनाने के लिए टाइम निकाल लेंगे? आंसर कैन बी yes, no. What is the meaning yes and what is the meaning no? नहीं, मतलब वो तो ठीक है यार, उनके पास yes मीन्स उनके पास टाइम है, no मीन्स वो ऑलरेडी फुल बिजी हैं। अच्छा, नॉर्मली एक डेफिनेटली एम्प्लॉइज का कोई ना कोई टाइम भी होता है, 9 to 5 का जॉब टाइमिंग्स। नॉर्मल जॉब टाइमिंग्स में उनके पास टाइम नहीं है, वो ऑलरेडी बिजी हैं, काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, उन पे उन्होंने टाइम लगाना है। वो अपना टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेयर नहीं कर पाएंगे। नो का मतलब ये है। ये यस का मीनिंग आप बता देना, थोड़ा एक्सप्लेन करके। यस का मतलब ये कि हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो अपना टाइम स्पेयर कर लेंगे। यस पे आ जाते। अगर इसका जवाब हो गया यस, तो क्या यही एम्प्लॉइज जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे इन 8000 यूनिट्स को बना देंगे? व्हाट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट? क्या ये एम्प्लॉइज अगर फारिग भी रहते तब भी हम इन्हें पूरे पैसे देते? परमानेंट एम्प्लॉइज की बात है, काम हो ना हो, बेहतर नहीं कि काम आ जाए, ऐसे ही बेचारे फारिग इंसान हो तो कभी कहीं जहन जाता कभी जहन जाता है। नहीं, मोबाइल नहीं है, बहुत हो गया मेरे पास मोबाइल। नहीं, मोबाइल यूज करना ही छोड़ दिया आप लोगों ने। इस्तेमाल जरूरत होती है तो इस्तेमाल करते हैं, ऑफ कर देते हैं। ये बहस ही खत्म होगी। अगर आपने इस स्पेयर टाइम में काम करवा लिया तो व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा रेलेवेंट कॉस्ट? ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बताना है, ये बच्चे तो परेशान हुए हैं, ये तो मोबाइल की तरफ चले गए। ये रेलेवेंट कॉस्ट भी जीरो। वाई? फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉइज है 30,000 रुपीज हम पर मंथ दे रहे हैं, अब काम हो ना हो वो देने ही था, तो अगर काम होगा तो एक्स्ट्रा देंगे, वही देंगे। तो यकीन वो खर्चा है, लेकिन हमारे इस डिसीजन की वजह से कि हम उनसे काम करवाना चाह रहे हैं, वो इंक्रीमेंटल खर्चा नहीं है। एक और लफ्ज मैंने आपके सामने बोल दिया, इंक्रीमेंटल क्या होता है? इंक्रीमेंटल इजाफी, एडिशनल इजाफी खर्चा नहीं है, ये होना ही था, चाहे काम करा ये वाला काम होता ही ना होता। नहीं, वो है ही फारिग है, इसका मतलब काम है ही नहीं। नहीं, मतलब इसीलिए तो आइडल है। आइडल है, स्पेयर टाइम है, मींस कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए तो आइडल है। अगर फॉर एग्जांपल वो कोई और काम कर रहे थे और उन्हें छुड़वा के आप करवाएंगे तो अभी गेम पड़ेगा नहीं। लेकिन यस मींस क्या है, तो उनके पास टाइम है, नॉर्मल टाइम में उनके पास टाइम है, ऑलरेडी काम है, मींस कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसपे वो काम कर रहे हैं। ठीक, अब आ रहे नो पे। नो एक्सप्लेन करने जरा।
सर जी सिंपल चीजें हैं, बोल बोला आगे फाइनल करें। नो एक्स्ट्रा, अब उनके पास टाइम नहीं, नॉर्मल टाइम में उनके पास टाइम नहीं। अब अगर आपने काम करवाना है तो एक काम ये हो सकता है, नहीं एक मिनट, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के पास तो टाइम नहीं है। अगला सवाल बीच में उठ जाएगा, कैन न्यू एम्प्लॉयज बी हायर्ड? देखिए आम हालात में ना शायद आपके जहन में वो दूसरी चीज आ गई हो, वैसे तो डेफिनेटली अगर वो भी कंसिडर हो जाए तो मुझसे भी डिसीजन हो सकता है। फॉरन ओवर टाइम लगवा लें, फॉरन टाइम छुड़वा दें, वो वाला काम छुड़वा दें। फॉरन शायद उधर नहीं, ओवर टाइम भी कॉस्टली होता है। ओवर टाइम कॉस्टली का मतलब है अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल आर्ली रेट 500 रुपए है तो ओवर टाइम में ज्यादा रेट दिया जाता है, क्योंकि अदरवाइज एम्प्लॉय शायद मोटिवेट ना हो, तो शायद उधर भी जाते हैं अभी हम। लेकिन शायद ये पहला काम ये ज्यादा बेहतर है कि नए एम्प्लॉयज रख लें और उनसे आम टाइम में काम करवा लें, और वो काम भी ना छुड़वाएं जो ऑलरेडी हो रहा है, उससे भी छुड़वाने से नुकसान होगा। तो हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल मजबूरी हो जाए तो फिर शायद हमें उस तरफ भी जाना पड़े, लेकिन पहले शायद सवाल ये आ जाना चाहिए इनमें कि क्या नए लोग रख के उनसे नॉर्मल टाइम में काम करवाया जा सकता है? आंसर कैन बी यस और नो, इसलिए कि जिस स्किल के एम्प्लॉयज आपको चाहिए, क्या आप जैसे नौजवान हर बंदे के लिए मार्केट में अवेलेबल है? आंसर कैन बी यस और शायद नो। आप जैसे नौजवानों की स्किल कहाँ अवेलेबल है? नो का यह मतलब जिस स्किल के एम्प्लॉयज हमें चाहिए वो शायद अवेलेबल नहीं। देखिए आप नया एम्प्लॉय रखें तो उसे ट्रेन करवाएंगे, और हो सकता है ट्रेन करवाने का इतना टाइम ही ना हो आपके पास। तो यस मीन्स हाँ जी रखे जा सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड हो। नो मीन्स नो नहीं मीन्स वो स्किल वाले एम्प्लॉयज जो हमें रिक्वायर्ड है उनको सपोज हायर नहीं किया जा सकता। क्लियर हो रहा प्लीज? आ जाइए यस की तरफ। कैन दे बी हायर्ड का मतलब अगर यस हो गया तो अब क्या होगा? क्या अब इन एम्प्लॉयज को जो कुछ आप पे करेंगे वो फिर सब कुछ रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी? अगर इन्हें कोई हायरिंग कॉस्ट है, इनकी कोई अखबार में एडवर्टीजमेंट देनी है, कोई ट्रेनिंग कॉस्ट है, कोई मंथली पैसे देने हैं, यूनिट्स के हिसाब से पैसे देने हैं, क्या ये सब कुछ इसी की वजह से इंकर होंगे कि हम उन्हें रख रहे हैं? क्या वो सारा रेलिवेंट होगा सर? तो यस अगर हो गया तो क्या क्या रेलिवेंट हो जाएगा? हायरिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट। हायरिंग कॉस्ट से मुराद वो एडवर्टीजमेंट अखबार में ऐड दिया, बल्कि अखबार का तो अब जमाना खत्म हो गया, टीवी भी मेरे ख्याल ऑब्सलीट हो गए, वही रह गया सर, वही रह गया सर, रह ही वो गया, करें क्या सर? तो उसको मेरा ख्याल बगैर बोले फाइनल कर लेते हैं। हायरिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सब कुछ रेलिवेंट होगा सर? सर जी सब कुछ रेलिवेंट होगा, वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा अगर आप परमानेंटली रखें या पर आर रखें, पर यूनिट रखें, हर केस में रेलिवेंट होगा। परमानेंटली रखें तभी इसी वजह से होगा कि आप रख रहे हैं, अदरवाइज क्या बचाए जा सकते हैं खर्चे? क्या डिसीजन लेके कि रहने दें कॉन्ट्रैक्ट, रहने दें कॉन्ट्रैक्ट? लेकिन अगर रहने दें कि ब्रेक करें कॉन्ट्रैक्ट तो हायरिंग कॉस्ट भी रेलिवेंट होगी, ये इंकर होगी, ये करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग कॉस्ट, वेजेस, परमानेंट हो टेम्परेरी हो अपर आर हो, ठीक है? मैंने तो ऊपर कहा था परमानेंट हो। पढ़े पढ़े सभी पढ़े पढ़े, ये नए हैं। मैं किन एम्प्लॉयज को परमानेंट कह रहा था? जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ये नए हैं, इन्हें टेम्परेरी रखें, परमानेंट रखें, देयर सैलरी विल बी द एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। एनी कंफ्यूजन? नो पे आ रहा है। नो का मीनिंग, नो का मीनिंग क्या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के पास टाइम है? क्या नए रखे जा सकते हैं? सपोज नहीं रखे जा सकते। अब अगर नहीं रखे जा सकते तो मीन्स आपको अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से कुछ करवाना है। तो दो चॉइसेस होती हैं, ये पहले सुन लीजिएगा। एक होता है कॉन्सेप्ट ओवर टाइम। ओवर टाइम किसे कहते हैं? नॉर्मल टाइम के बाद वाले टाइम को ओवर टाइम कहते हैं। तो अगर 9 to 5 ऑफिस टाइमिंग्स हैं तो 5 बजे के बाद अगर कोई काम करवाया जाएगा तो ओवर टाइम होता है।
ठीक है सर, ठीक है सर। तो पहला क्या तरीका सोचा जा सकता है, ओवर टाइम ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। लेकिन ओवर टाइम का जो रेट होता है वो इसलिए ज्यादा होता है ताकि एम्प्लॉयज इंकरेज हों और ओवर टाइम लगाएं। ओवर टाइम में ये नहीं होगा कि एम्प्लॉयज ज्यादा काम करेंगे, कंसंट्रेशन रखें जरा, वो तो बेचारे पहले ही थके होंगे। लेकिन आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, आप उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ओवर टाइम अगर लगवाएंगे तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए वो लगाएं। आप नॉर्मल रेट फॉर एग्जांपल अगर 500 है तो समटाइम ये डबल भी होता है। डबल मींस 1000 हो जाएगा, ये 1.5 टाइम्स भी होता है। 500 मींस 750 भी हो जाएगा, कैलकुलेटर पकड़े, ये 1.25 टाइम्स भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ज्यादा ही होता है। तो 1.25 अगर करेंगे तो 625, तो डबल भी, 1.5 टाइम्स भी, 1.25 टाइम्स भी, कुछ ना कुछ ज्यादा होता ही है। कौन सा रेट किस रेट से? ओवर टाइम रेट नॉर्मल रेट से। लेट्स अज्यूम हमारी इस डिस्कशन में 750 रुपीज पर आवर ओवर टाइम रेट है। मत लिखें 20 मिनट। एक यस और एक नो का मीनिंग जरा पहले दोबारा जल्दी से बोलना। बल्कि सॉरी, दोनों नो है, सॉरी दोनों नो है। दोनों नो का मीनिंग क्या है? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के पास नॉर्मल टाइम में स्पेयर टाइम नहीं है, नए भी नहीं रखे जा सकते। तो फिर क्या करने, एक ऑप्शन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ओवर टाइम में काम करवाने का फॉर एग्जांपल खर्चा 750 रुपया पर आवर होगा। एक काम दूसरा ये भी इस केस में फिर हो सकता है, हाँ जी, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम abandoning the existing contract, existing work। ये जो मैं लिखा है जरा इसको समझ लेना प्लीज। नॉर्मल टाइम में एम्प्लॉयज के पास टाइम है, क्यों टाइम नहीं है? वो कोई काम कर रहे हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, नए रख नहीं पा रहे। ओवर टाइम भी एक ऑप्शन तो है, लेकिन एक काम और भी किया जा सकता है। वो जो काम कर रहे हैं नॉर्मल टाइम में, वो छुड़वा के अगर हम ये काम करवा लें, क्या छुड़वा के क्या करवाएं? अब यकीनन उसमें एक गुडविल का लॉस अलग आएगा, तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स अलग हैं, उन्हें भी यकीनन कंसिडर करना चाहिए। अगर हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बहस ही नहीं है। लेकिन प्योरली इन फाइनेंशियल टर्म्स एक और काम क्या सोचा जा सकता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी नॉर्मल टाइम में काम कर रहे हैं, उनसे कहें ये रहने दें, आप ये वाले 8000 यूनिट्स को टाइम दे दीजिएगा। क्या उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे हम? एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन क्या नुकसान हो जाएगा? जो हम उन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके कमा सकते थे, वो अब हम छोड़ के ये कमाने की अगर कोशिश करेंगे, तो क्या वो कंट्रीब्यूशन एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी? तो लेट्स अज्यूम उसको अगर अबैंडन करेंगे तो कंट्रीब्यूशन लॉस की अमाउंट है 800 रुपीज पर आवर। किस चीज की कंट्रीब्यूशन लॉस? वर्ड्स मैंने पढ़ते पता नहीं समझ आ रहे हैं क्या लिखना। कंट्रीब्यूशन लॉस फ्रॉम अबैंडनिंग मींस कौन सा काम छोड़ना, कौन सा काम छोड़ के कौन सा करने की बात कर रहा हूं? वो काम जो वो कर रहे हैं वो छोड़ के अगर वो ये 8000 यूनिट्स वाला काम करेंगे तो सपोज 800 रुपया पर आवर का नुकसान हो जाएगा। बताएं, ओवर टाइम में काम करवाएं या एग्जिस्टिंग वर्क अबेंडन कर दें? हमें क्या पता, हमें पता है, नजर आ रहा है सर। क्या करने, हायर ऑफ या लोअर ऑफ? सर जी ये कोई रट्टा नहीं है, हायर ऑफ लोअर ऑफ का कोई रट्टा नहीं है। लॉजिकली सोचें प्लीज। ओवर टाइम में काम करवाएं या कंट्रीब्यूशन लॉस बर्दाश्त कर लें? ओवर टाइम में काम करवाएं या कंट्रीब्यूशन का लॉस बर्दाश्त कर लें? तो किस तरफ जा रहे हैं आप? यहाँ सर जी एक लोअर ऑफ की सिचुएशन बन रही है जी। लोअर ऑफ, हायर ऑफ? किस किस का हायर ऑफ? किसी का भी हायर ऑफ नहीं, यहाँ लोअर ऑफ। किस किस का लोअर ऑफ? बात समझ आ गई प्लीज? करें डायग्राम। सर देखो तो इधर भी लगेंगे, बिजली इधर भी लगेगी सर। ओवरहेड्स की डिस्कशन अलग करेंगे सर। अभी लेबर हुई है, मटेरियल हुआ था, लेबर हो गई है।
क्या रहता है वही रहता है। जूम करना वो क्या होता है? अच्छा ऊपर वाला भी रहता है, नहीं ऊपर वाला भी रहता है, सारा रहता है सॉरी है। नहीं फर्स्ट लाइन तो लिख ली थी मैंने, दोबारा लिखनी चल लेकर। आप पता नहीं मेरे से कुछ सीखते हैं या नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख रहा हूँ। जूम आउट, जूम इन क्या होता है? सॉरी यार, तो माना तक ही कर गया। नहीं, वो तो आपको मेरे से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन आती, मैंने खराब की। नहीं इंग्लिश का वर्ड अगर थोड़ा सा भी जरा मुंह से टेढ़ा करके बोला जाए तो अच्छा लगता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज रहेगी? नहीं सर इस वक्त एफिशिएंसी तो डेफिनेटली हम फिर ये भी देखेंगे कि कितने घंटे बन जाएंगे, लेकिन ये 750 रुपीज सिमटी पर आ रहे हैं। अब ये भी नहीं कि अगर हम पैसे दे रहे होंगे तो हम काम नहीं करने देंगे, अगर कुछ ज्यादा ही थका हुआ फिर वो रहने दे। मैं बहुत थका हूँ लेकिन मैं ओवर टाइम लगा रहा हूँ और मैं बैठा हूँ, इतने मासूम तो आप भी नहीं होंगे। अगर आप एक हद से ज्यादा थक गए हैं तो फिर यकीनन कोई ऐसे बंदे को ढूंढा जाएगा जो कंपैरेटिवली कम थका हुआ है। अगर वो भी ज्यादा थक गया तो इंशाल्लाह कुछ और कर लो। तो इसमें से हायर ऑफ या लोअर ऑफ, उसकी क्या वजह है? जहां में कम नुकसान हो रहा है वहां में सट करें। जी जी, अब ये मैंने ना आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम ऐसी बना दी जिसमें हमें सिर्फ सोचना आ गया है। अब ये जो स्टोरी उधर से भी कंपेयर की जा सकती है कि न्यू एम्प्लॉयज की जो हायरिंग कॉस्ट है उसे भी ओवर टाइम से कंपेयर किया जा सकता है। तो ये कोई ऐसा रट्टा नहीं है, ये सिर्फ हमने अब करना ये है, मैंने आपको चंद एग्जांपल्स के साथ ये स्टोरी बता दी है। हमने हर क्वेश्चन को बस अब लॉजिकली देखना, क्या हमारी कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए कम, फवायद ज्यादा होने चाहिए खर्चे कम होने चाहिए, बस सिंपल ये कहानी है। लेकिन इस कहानी को सोचने का एक तरीका मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैंने देखा जी कि वो हायरिंग कॉस्ट, अब अगर आप वो बता रहा हो आपको कि हायरिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख है और ओवर टाइम लगवा के 70,000 है, तो उसका कंपैरिजन भी हो सकता है। और ओवर टाइम का जिक्र ना करें, हायरिंग कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन लॉस की बात करें, तो वी कैन कंपेयर एनी फिगर और उसमें लॉजिकली चलेंगे। मेरा नहीं ख्याल ये हायर ऑफ लोअर ऑफ का भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। बट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टोरी, हमारा खर्चा मिनिमम हो और मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो। हाँ उसको सोचने का एक स्टाइल मैंने बताया, अब कोई और तरीके से अगर वो कंपैरिजन करवा रहा होगा तो इंशाल्लाह होगा। पेज नंबर 65 निकालो, नोट कर लिए प्लीज। नोट कर लिए सर? ये देखिए पेज नंबर 65 के दरमियान में ना वैसे तो डायग्राम बना लिए हमने, 3 एरोज है क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। यहां तक बात होगी है मटेरियल की और लेबर की। अगली बात आ गई यहाँ ओवरहेड्स की, तो ओवरहेड शायद आराम से बात खत्म की जा सकती है, बाद में फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पहला सेंटेंस पढ़े, वो कहता है वेरिएबल ओवरहेड जो है ना ये रेलिवेंट होंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स की मैंने बहुत दफा आपसे कहा है, 2-3 एग्जांपल्स ध्यान में अगर नहीं रखेंगे तो ये बात समझ नहीं आएगी।
इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल चार्जेस। क्या अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट सब करेंगे और उस पर कोई टाइम लगाएंगे तो उस टाइम के जो बिजली फ्यूल के खर्चे होंगे क्या वो रेलिवेंट हो जाएंगे? वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल होती क्या है? जो साथ वेरी करेगी, जो साथ वेरी करेगी। तो क्या इस ऑर्डर की वजह से जो वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होगा वो आपको कंसिडर करना चाहिए? करना चाहिए सर। अगली लाइन पढ़ें। नेक्स्ट लिखा हुआ इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट सर, रेलिवेंट कॉस्ट। इजाफी फिक्स कॉस्ट एक होती है एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री आपने रेंट पे ले ली है, परमानेंट एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, इंश्योरेंस करवा ली है, एसेट खरीद लिया, डेप्रिसिएशन हो रही है, क्या ये खर्चे भी रेलिवेंट है? थर्ड लाइन पे ध्यान रखना। एक वर्ड है जर्नल फिक्स कॉस्ट। जर्नल फिक्स कॉस्ट मींस एक और वर्ड लिखना साथ, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट। क्या फिक्स कॉस्ट में भी तब्दीली आ सकती है? लेकिन कौन से फिक्स कॉस्ट में? जो इजाफी फिक्स कॉस्ट हो, वो मैं देता हूँ एग्जांपल्स। थर्ड लाइन में एक जर्नल लिखा हुआ, जर्नल सिंपली मींस एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट। वापस आए सेकंड पे। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल कुछ इस तरह से हो सकती है कि आपने ये जो 8000 यूनिट्स बनाने हैं, सपोज इन यूनिट्स को वक्ती तौर पे रखने के लिए आपको कोई स्टोर रूम रेंट पे लेना होगा, तो क्या वो जो रेंट ऑफ स्टोर रूम है आपकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी? आपको स्टोर रूम के बाहर एक गार्ड रखना होगा, एक बंदा भी अंदर स्टोर रूम का रखना होगा ताकि उनको लुक आफ्टर कर सके, तो वो सैलरी भी रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। तो क्या फिक्स कॉस्ट भी रेलिवेंट हो सकती है? कौन सी यार? इंक्रीमेंटल के साथ एक एडिशनल वर्ड लिखें, एडिशनल, एक्स्ट्रा, दो वर्ड्स और लिखें। इंग्लिश में लिख लें इजाफी, नहीं लिखे इंग्लिश में लें, बाकी ठीक है, इजाफी डेफिनेटली इजाफी। जी वेरिएबल ओवरहेड्स रेलिवेंट होते हैं सर। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, देन वो कहता है जनरल फिक्स कॉस्ट एंड में नॉट रेलिवेंट, लेकिन दरमियान में आया जरा। फिक्स कॉस्ट बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन रेट्स का किसका फॉर्मूला याद है? प्लीज बोले बोले बोले। एस्टिमेटेड फिक्स ओवरहेड्स। ये जो एस्टिमेटेड फिक्स ओवरहेड्स होते हैं, एस्टिमेटेड फिक्स ओवरहेड्स, जनरल फिक्स ओवरहेड्स है। ऑलरेडी जो फिक्स ओवरहेड्स है, क्या बड़े जनरल के साथ बोला था मैंने? एग्जिस्टिंग। एस्टिमेटेड फिक्स ओवरहेड्स डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लेबर आवर्स हो या मशीन आवर्स हो, यूनिट्स हो, एस्टिमेटेड जो भी बेस है उसकी बेस पे जो अब्जॉर्प्शन रेट आएगा वो, क्योंकि जनरल फिक्स कॉस्ट मींस एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट की बेस पे आता है, इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन रेट इज नेवर 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 रेलिवेंट कॉस्ट। कौन सी फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट है, कौन सी रेलिवेंट नहीं है? इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट है, जो जर्नल है मींस एग्जिस्टिंग है, और उस एग्जिस्टिंग की बेस पर अगर अब्जॉर्प्शन रेट्स हैं तो वो भी इररिलेवेंट है। अब्जॉर्प्शन रेट जरा सही ज़हन में लाएं, क्या फिक्स कॉस्ट यूनिट्स के साथ इंक्रीज करेगी? करेगी सर। हाँ, उसका पर यूनिट डिक्रीज हो जाता है अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ता है तो, लेकिन टोटल विल रिमेन सेम। कौन सा टोटल विल रिमेन सेम? एग्जिस्टिंग, रेंट पे फैक्ट्री ले ली है, इंश्योरेंस करवा ली है, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करवानी है तो क्या वो खर्चा बचाया जा सकता है? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे तो बचा लेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट लेने की वजह से इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल 8000 यूनिट्स बना ली आपने, कुछ इनको आग लगने का खतरा है, तो कुछ दिनों के लिए आपने इसकी इंश्योरेंस करवानी है, इससे पहले कि कस्टमर ये ऑर्डर उठाए, तो क्या वो इंश्योरेंस रेलिवेंट बन जाएगी सर? हाँ, अब ये जो बातें हुई हैं सारी एक आसान से सवाल में जरा ले जाए, और टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है, जितना हमें चाहिए, चाहे सारी घड़ियां देख लें और एंड में मुड़ के भी देख लें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 का इसके नीचे ही क्वेश्चन नंबर 7 टाइप की। इसकी रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल नेक्स्ट पेज पे चली गई, एक नजर पढ़ के वापस आ। कंप्यूट द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द मोटर। रेलिवेंट अंडरलाइन करने से, अब ये वर्ड आएगा ना बहुत दफा डिफरेंट टॉपिक्स में, तो इसको जरा आपने फाइनल रखना ध्यान में। और नेक्स्ट में कहता है ब्रीफली, सॉरी, गिव ब्रीफ रीजंस फॉर द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कॉस्ट फ्रॉम योर कंप्यूटेशन।
जी सर, आप इस तरह कीजिएगा, पढ़ते रहें, मैं इसके आंसर इसलिए नहीं दूंगा ताकि आप सोच सके, मैं फिर एक ही दफा एंड में कंक्लूड करता हूँ। Taichi Limited is engaged in the manufacture of specialized motor. The company has been asked to provide a quotation for building a motor for a large textile industrial unit in Punjab. Quotation क्या होती है? एक पेज होता है जिसमें आपने लिख के बताना होता है कि मैं कितने पे बेचूंगा, वो कोट करना होता है। सॉल्ट ऑफ एक सफा है, कोटेशन मैं कितने पे बेचूंगा, वो आपने पेज देना होता है। किसको? जो खरीदना चाह रहा है, वो फिर डिफरेंट कस्टमर से ये कोटेशंस मंगवाता है, सॉरी डिफरेंट सप्लायर से, और उसमें से जो उसे कोटेशन बेहतर लगती है वो उसकी बेस पे ऑर्डर करता है। तो हमने क्या करना है, कोटेशन देनी। Following information has been obtained by TL's technical manager in 1 hour meeting with the potential customer. The manager is paid an annual salary equivalent to 2500 per 8 hour day. क्या ये 2500 पर डे? पर डे वो कितने दिन कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। तो उसने 1 घंटा मीटिंग की है, तो 2508 घंटों के पैसे हैं। 1 घंटा जो उसने मीटिंग की है, उस 1 घंटे की कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी इस मोटर को बनाने के कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट पॉइंट, आंसर आपके, मैंने सिर्फ सवाल उठाया है। मोटर वुड रिक्वायर 120 feet of wire C, which is regularly used by TL in production. TL has 300 feet of wire C in inventory at a cost of rupees 65 per feet. क्या है ये 65 का सही नाम? संग बाद में, पहले मेन नाम तो पता। परचेज प्राइस, ओरिजिनल परचेज प्राइस, ओरिजिनल परचेज प्राइस। The resale value of wire C is 63 and its current replacement cost is 68 per feet. अपने ज़हन में डायग्राम बनाए, कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है? 120 फीट ऑफ वायर सी रिक्वायर्ड है। is it available in stock? कितना? 300, more than sufficient, कोई खरीदने की जरूरत नहीं। Is it in regular use? What will be the relevant cost? Current purchase price 68। तो सवाल उठाएं, जवाब आएंगे। आगे 50 kg of another material by the name of material D and 30 other small components would also be required by TL for the motor. YD would be purchased from a supplier at rupees 10 per kg. The supplier sells a minimum quantity of 60 kg per order. However, the remaining quantity of YD will be of no use to the TL after completion of the contract. The other small components will be purchased from the market at the rate of 80 per component. YD का पहले फैसला करेंगे। जी सर, YD का क्या फैसला है? कैलकुलेटर पकड़े, फिगर बताएं। और सर जी 50 चाहिए, 50 × 10, 50 चाहिए के लिए क्या 60 खरीदनी पड़ेगी? तो बाकी 10 का क्या करेंगे? तो क्यों खरीद रहे हैं? What will be the relevant cost? 60 × 10, हालांकि 50 चाहिए। ऐसे ही है, फर्ज करें जो 10 बचनी है वो बिक जाती,
तो उसकी सेल प्राइस प्लस कर देते माइनस कर देते, माइनस करके नेट कर लेते, लेकिन इस वक्त एज इट इज 600 into 10 होगा। दी अदर स्मॉल कंपोनेंट असेंबली से क्या परचेज होंगे मार्केट से, तो वो तो लग रहा है स्टॉक में ही नहीं है, तो 30 into 80 ठीक है। The manufacturing process would require बस एक सेंटेंस पढ़ लेना उठते उठते। The manufacturing process would require to 50 hours of skilled labor and 30 machine hours. The skilled workers are paid a guaranteed wage of, underline guaranteed wage of, ठीक है, होती guaranteed wage of, guarantee है, and currently spare capacity available with the TL for such class of workers is 100 per 100 direct labor hours. However, additional labor hours may be obtained by either paying overtime और hiring temporary workers। तो जब ये आप बात कर रहे थे, अब जो हमें ऑप्शंस देगा हम उसके मुताबिक वर्किंग करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन इंशाल्लाह कल खुद कंप्लीट करेंगे हम। आप लोग इस तरह करें, एक दिन फिर जरा और सीवीपी को टाइम दे दें। एक मिनट, पेज नंबर ढूंढने करनी 80, पेज 80 वॉल्यूम 2। अब ये भी क्वेश्चन जो है इसकी रिक्वायरमेंट में आपने करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बाइटेड प्रोडक्शन, बाइटेड सेल। असूलन अब आपको इस क्वेश्चन की तरफ आना चाहिए, एक नजर दोबारा ट्राई देख के और एक नजर दोबारा वो जो कल डिजिटल हुआ है, ट्राई और डिजिटल में जो हो गया है वही रीजन है इस क्वेश्चन को इस वक्त तक के लिए छोड़ने की। अब इस पे बहुत अच्छी एफर्ट हो सकती है और शायद ये 100% हो सकता है चैलेंजिंग, लेकिन इस चैलेंज पे कैसे आएंगे, ट्राई और डिजिटल को थोड़ा टाइम दें, घंटा डेढ़ मिनिमम रिक्वायर्ड। पेज 80 बेटा सवाल ही है, पेज 80 पे सवाल ही कितने हैं, मेरा ख्याल एक ही है यार। क्वेश्चन नंबर 2 है। अल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 ही था यार, किसी ने खोला हुआ तो देख के बताइए। 2 है मेरा, 3 तो दूसरा था। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं है ब्रैक, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन अगर रह गया अभी बेटा टाइम दिया करें यार, साथ साथ टाइम दें इस चीजों को। अल्लाह हाफिज।